नमस्कार। अल्टीमेट लॉ लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2022। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी जजमेंट दिए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला केस है महन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, क्रिमिनल अपील नंबर 764/2021। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है यह। क्रिमिनल अपील में मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट के पास एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट यहाँ गया था मैटर। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस हिमा कोहली कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया कि पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर न ही दोष सिद्धि की जा सकती है और न ही दोष मुक्ति हो सकती है। अगर गवाह जो है उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा रही है तो यह सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा। इस मामले के फैक्ट इस प्रकार से थे कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, संतोष, शंभू सिंह और लखन सिंह को आईपीसी की धारा 148, 302 और 149 के तहत दोषी ठहराया था और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। हुआ यह था कि इसमें एक विटनेस थे, विटनेस नंबर 6, जिनका नाम अमोल सिंह था। उन्होंने घटना की गवाही दी थी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह तर्क दिया गया कि जो विटनेस नंबर 6 अमोल सिंह थे वह घटना की गवाही दे ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके गवाही में विरोधाभास था। कंट्राडिक्टरी विटनेस थे, वो कंट्राडिक्ट हो चुके थे और विरोधाभास था और सिर्फ उन्हीं की गवाही के आधार पे इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया था। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और कहा कि जब अदालत को यह पता चलता है कि एक गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय है तो ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर न तो दोष सिद्धि हो सकती है और न ही दोष मुक्ति हो सकती है। और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया कि पूरी तरह जो गवाह अविश्वसनीय है उसकी एकमात्र गवाही पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति नहीं हो सकती है। यह था हमारा महन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। अब आगे चलते हैं, दूसरा केस देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 135 ऑफ 2010। ये 2011 का एक मामला है, इस जो तब से चल रहा है। 2011 के मामले में इसमें एक बार जजमेंट आया था। उस समय जस्टिस मार्कंडे काटजू और एक कोई और थे जस्टिस, उनकी डिवीज़न बेंच ने इसमें जजमेंट दिया था और वही अभी तक चल रहा है ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मामले में सेक्स वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छी गाइडलाइन जारी की है और चर्चा का विषय भी है, काफ़ी हाईलाइटेड मैटर है। तो जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। केस का नाम है बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साइटेशन है क्रिमिनल अपील नंबर 135 ऑफ 2010। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन दी है। अभी हाल ही में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस S बोपन्ना की डिवीज़न बेंच ने इसमें सुनवाई की और उन्होंने यह डायरेक्शन दिया है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं ये लोग और इसी केस में डायरेक्शन दिया है कि पुलिस को यौन कर्मियों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें सेक्स वर्कर के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए और जो कोई भी मीडिया से रिलेटेड पर्सन होते हैं या मीडिया हाउसेज जो होती हैं उन्हें भी डायरेक्ट किया कि जब ऐसे सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू किया जाता है तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न ही उनकी कोई क्लिपिंग न ही उनकी कोई फ़ोटो ये प्रचारित की जाए। ऐसा मीडिया हाउस को भी डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि जो लोग इस तरह के पेशे में फंसे हुए हैं उन लोगों का एक आधार कार्ड बनाया जाए, UDI नंबर दिया जाए। आधार को भी डायरेक्शन दिया, आधार अथॉरिटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। और इस मामले में जो कुछ भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वह सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उसका यूज करते हुए दिया है।
और इसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो आई थी, उन्हीं रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये मामला आज नया मामला नहीं है, मामला 2011 से चला आ रहा है। 2010 में केस फाइल हुआ था, 2011 से चला आ रहा है। उसी में एक कमेटी बनी थी जो जांच की, उसने रिपोर्ट अपना सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के जो रिपोर्ट आई है, उस पैनल की जो रिपोर्ट आई है, उससे सहमत होकर यह डायरेक्शन दिया। अभी ये मामला पेंडिंग है, इसकी अगली डेट जुलाई में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा कि मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों के लिए भी उपलब्ध है। जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें भी लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का राइट अवेलेबल है। और यह डायरेक्शन दिया कि पुलिस अधिकारी हैं वह सेक्स वर्कर के साथ सम्मान से व्यवहार करें और मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, ऐसा सख्त निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया कि जो मीडिया हाउसेज हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यौन कर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित न करें और न ही उनके पहचान का खुलासा करें। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ग्राहकों के साथ यौन कर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित जो करते हैं उन्हें आईपीसी की धारा 354C के तहत वेरिज्म 354C में वेरिज्म दी है, उस वेरिज्म का दोषी माना जाएगा, ऐसा कहा इस मामले में। और एक और महत्वपूर्ण डायरेक्शन यह दिया कि जब तक केंद्र सरकार कोई नया कानून लेके नहीं आती है, सेक्स वर्कर से रिलेटेड कोई नया मैटर लेके, नया लॉ लेके नहीं आती है, विधायिका जब पास नहीं करती है, तब तक यह निर्देश लागू रहेंगे। कौन कौन थे जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस S बोपन्ना। इन्होंने यह क्लियर कर दिया कि ये जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मामले में इनके द्वारा, वो डायरेक्शन तब तक अप्लीकेबल रहेंगे जब तक केंद्र सरकार कोई कानून लेकर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दिया कि UIDAI जो आधार बनाती है, जो प्राधिकरण, उसको निवास के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। उन्हें भी डायरेक्शन दिया। UIDAI को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप किसी भी सेक्स वर्कर को उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र को नहीं मांगेंगे, आप उनके लिए एक आधार कार्ड नंबर जारी करेंगे, उनके लिए एक आधार जारी करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने UIDAI को यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का जो डायरेक्शन दिया, उसमें यह कहा कि जो राज्यों में जो राजपत्रित अधिकारी या स्टैंड इट्स कंट्रोल सोसाइटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से जो दिए गए प्रोफार्मा प्रमाणन के आधार पर यौन कर्मियों के आधार कार्ड जारी करें। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जिसमें आधार नामांकन संख्या में किसी भी कोड को असाइन करना भी शामिल है। आप कोई स्पेशल कोड सेक्स वर्कर के लिए आधार, स्पेशल आधार नहीं ला सकते, या कोई उसमें स्पेशल जैसा सबका बनता है वैसा ही उनका भी बनाइए। उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक साइन या स्पेसिफिक कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि उस आधार कार्ड को देख के लोगों को यह विश्वास हो कि यह सेक्स वर्कर है, तो उनकी गोपनीयता को आपको बचा के रखना है। यह ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही चर्चा का विषय, बिल्कुल ज्वलंत है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कई, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्हीं दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आपके। नेक्स्ट चलते हैं, अगला केस है मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में एक अभियुक्त हैं मनोज प्रताप सिंह, जिनको आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई गई है। इनके पे आरोप यह था कि इन्होंने एक 8 साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार किया था और इनकी दोषसिद्धि हुई और इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने भी इनकी अपील खारिज करी, सुप्रीम कोर्ट आए थे ये।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस अपील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग 7.5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में इस 37 वर्षीय व्यक्ति को जो मौत की सज़ा दी गई है वह सज़ा बनी रहेगी। यह व्यक्ति जब अपराध किया था तब यह 27 साल का था, अब वर्तमान में यह 37 साल का, 10 साल बीत चुके हैं। इस मामले में जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की 3 जजों की बेंच थी और उन्होंने विचाराधीन अपराध में अत्यधिक अनैतिकता जो मैटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रूएलिटी थी, अत्यधिक और मोरालिटी तो बिल्कुल विलुप्त ही थी। तो अत्यधिक अनैतिकता था जिसे विशेष रूप से पीड़ित की कमज़ोर स्थिति और अपराध करने के तरीके को देखते हुए, जो बच्ची थी एक तो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही थी, दूसरे फिजिकल डिसऑर्डर से ऊपर से इन्होंने उस बच्ची का रेप किया और उसे मार भी डाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जघन्य अपराध की श्रेणी में है और मनोज सिंह जो है इन्हें फांसी की सज़ा जो विचारण न्यायालय ने दिया है वह बरकरार रहेगी। तो ये मामला भी इम्पोर्टेंट है, मनोज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये जो मामला है ये नीट एडमिशन के टाइम पे जो नीट PG एडमिशन का मामला आया था, नीट PG एडमिशन में रिजर्वेशन OBC कैटेगरी को दी जाए या ना दी जाए, उससे रिलेटेड मामला है। नाम है नील आरेलियो, न्यून्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट 2022। ये इसका रिट याचिका क्या थी? 961, रिट नंबर 961 ऑफ 2021 थी। 2021 में ये रिट के माध्यम से गया था। ठीक है, इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S बोपन्ना सुनवाई कर रहे थे, उनकी डिवीजन बेंच सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं हैं, बल्कि यह अनुच्छेद 15(1) में निर्धारित वास्तविक समानता के सिद्धांत का केवल पुनर्कथन करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक और परास्नातक UG एंड PG मेडिकल एजुकेशन के लिए जो नीट की परीक्षा होती है, उस नीट की परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा सीटों में आरक्षण की अनुमति और इन AIQ सीटों में 27% OBC कोटा को संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए एक विस्तृत निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया। केंद्र सरकार ने नीट में ये लागू कर दिया कि OBC रिजर्वेशन भी मिलेगा, PG में भी, UG में तो मिलता ही था और केंद्र लेवल पे PG में भी मिलेगा। उसी के अगेंस्ट यह गई थी रिट सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कुछ भी केंद्र सरकार ने इस मामले में किया है वह सही किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15 क्लास 4 एंड 15 क्लास 5 जो है वो आर्टिकल 51 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि आर्टिकल 15 क्लास 4 एंड आर्टिकल 15 क्लास 5 जो है वो आर्टिकल 15 क्लास 1 का एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये था। इस मामले में समानता के सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रतियोगी परीक्षा औपचारिकता समानता सुनिश्चित करती है, लेकिन यह समता की स्थिति में उपचार की समानता सुनिश्चित नहीं करती है। शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ वर्ग के लोग वंचित हो जाएंगे जो प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह मानते हुए कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान में परिकल्पित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(1) में निर्धारित समानता के अधिकार की गारंटी के अलावा और कुछ नहीं है, उनका अपवाद तो बिल्कुल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि किसी पहचाने गए समूह के अलग अलग सदस्य पिछड़े नहीं हो सकते, लेकिन यह आरक्षण नीति के अंतर्निहित तर्क को नहीं बदलेगा, जो समाज में आगे बढ़ने से वंचित समूहों का सामना करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। सब मिला जुला के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कोई नीट में मेडिकल आपका मेडिकल एजुकेशन वाली जो कार्यक्रम है
मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसमें जो आपका एडमिशन होता है यूजी या पीजी में, उसमें 27% ओबीसी का जो आरक्षण केंद्र लेवल पे, ये ऑल इंडिया लेवल पे वो रिजर्वेशन अप्लीकेबल रहेगा। और वह रिजर्वेशन जो है वह आर्टिकल 51 के अनुसरण में है, वो कोई भेदकारी नहीं है, न ही वह आर्टिकल 15 क्लाज 1 न ही आर्टिकल 15 क्लाज 4 और 5 का अपवाद है, वह उसका सहअस्तित्वकारी पुनर्कथन कहा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण मामला है कि कोविड के दौरान बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था, उनके पुनर्कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। केस का नाम है गौरव बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में बाल स्वराज पोर्टल पर राज्यों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अदालत को बताया कि महामारी में लगभग 10,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोविड-19 के टाइम पे लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने आदेश दिया कि उन्होंने कहा कि यह बताया गया है कि पूरे देश में और बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारियों के अनुसार लगभग 10,000 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। इसलिए उनके लिए आवेदन करना या मुआवजे के लिए दावा करना बहुत कठिन होगा। वो बच्चे मुआवजा के लिए आवेदन करने या दावा करने के लिए अक्षम होंगे। हम संबंधित राज्यों को निर्देश देते हैं कि उन बच्चों तक पहुँचें जिन्होंने अपने माता पिता, जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है और पहले से ही बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। इसके साथ ही संबंधित राज्यों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दर्ज की गई मौतों की संख्या के साथ साथ बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को भी साझा किया जाए, उन जानकारियों को छिपाया न जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है गौरव बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो बच्चे अपने माँ बाप को कोविड के टाइम पे खो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं, उनको जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए। और ये भी कहा कि जो बाल स्वराज पोर्टल पे जिन बच्चों की जानकारियाँ अपलोड कर दी गई हैं उन्हें, और जो राज्य डेटा अवेलेबल करा रहा है उन्हें, दोनों तक राज्य स्वयं पहुँचे और स्वयं ही उन्हें कंपनसेशन करे। राज्य यह उनसे उम्मीद न करे कि वह अपने कंपनसेशन के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जैकब पुलियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था उसमें इंडिया की 2 वैक्सीनें लगी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन्हें आपातकालीन मंजूरी दी गई थी लगाने के लिए, और इस आपातकालीन मंजूरी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था। जैकब पुलियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से यह साइट है। इस मामले में कहा गया था कि ये जो दोनों वैक्सीनें हैं इन्हें बिना ट्रायल के, बिना किसी अच्छे एक्सपेरिमेंट के आपातकाल में इमरजेंसी आपने अप्लाई कर दिया। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन नीति पर सरकार उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रासंगिक डेटा की गहन समीक्षा के बिना कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जल्दबाजी में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई थी। तो जो कुछ भी इसमें पिटिशनर की तरफ से तर्क रखे गए थे उन तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार को सही बताया। ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट केसला। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे इस केस लॉ की PDF आपको मिल जाएगी, और सारे केस लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपके माइंड में सेट हो जाए सेट कर लीजिएगा। अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन आने फिक्स हैं। बाकी स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।